हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मार्क। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग जितने भी जेईएन के एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनके हम पीवाईक्यू सेशन अभी तक करा चुके हैं। क्वेश्चन उस पर पीवाईक्यू पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। चाहे जो आपके जेईएन एग्ज़ाम हो, जैसे अभी एसएससी जेई की भी डेट आने वाली है, झारखंड की डेट तो निकल आ गई है, शायद उसका भी एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और मैकेनिकल में हम लोगों ने पावर प्लांट इंजीनियरिंग शुरू किया था, जिसमें से हम लोगों ने बॉयलर, स्टीम नोजल ख़त्म कर दिया है। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, आप प्लेलिस्ट में जाके आप बॉयलर देख सकते हो, जिसके हम लोगों ने 67 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। और स्टीम नोजल लोग छोड़ के आते हैं, इसीलिए उस टॉपिक को हम लोगों ने पहले लिया ताकि उसके क्वेश्चन हम कर सकें। और आप लोग भी डेफिनेटली उसको पढ़ते नहीं हो, इसलिए स्टीम नोजल टॉपिक हमने उसमें भी लिया। और 27 क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ 27 क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यू थे उसमें हमने कराए हैं। आप जाके उसको देख सकते हो। और फिर हम लोगों ने शुरू किया था क्या, स्टीम टरबाइन में हम लोगों ने 2 लेक्चर ले लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा था, उसमें इंपल्स टरबाइन की बात की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंपल्स टरबाइन की बात की थी। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंपाउंडिंग की बात की थी, कि कंपाउंडिंग क्यों करते हैं स्टीम टरबाइन में और कंपाउंडिंग किस में होती है। क्योंकि यार हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में सिर्फ कंपाउंडिंग की जरूरत पड़ती है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में कंपाउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि कंपाउंडिंग करते क्यों हैं, क्योंकि जब हम सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन की बात करते हैं ना, तो उसमें जो वेलोसिटी निकल के आती है हमारी, उसमें क्या क्या हम लोग लेते थे, एक नोजल लेते थे और एक उसमें मूविंग ब्लेड लेते थे। तो उसमें जब हम हमारा जो बॉयलर से स्टीम बनती थी, उसको जब हम नोजल में ले जाते थे तो वहां से वेलोसिटी हमको बहुत ज्यादा मिलती थी। फिर हम लोगों ने वहां से देखा था कि जब हम उसमें जो ब्लेड की हम लोगों ने रोटेशनल स्पीड निकाली तो वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो उस स्पीड को कम करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं। तो कंपाउंडिंग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, प्रेशर कंपाउंडिंग पढ़ा था, वेलोसिटी कंपाउंडिंग पढ़ा था, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। उसमें भी हम लोगों ने पूरा डिटेल में बातें की थी और डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो आज कराने जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। तो शुरू करते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड निकलेंगे वहां पे, विद इन अ सेकेंड। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, इंपल्स टरबाइन एनालिसिस। सबसे पहले हम एनालिसिस किसकी करेंगे, इंपल्स टरबाइन की। हम लोगों ने वहां पे देखा था यार कि जो हमारी स्टीम निकलती थी तो उसमें पहले नोजल लगाते थे, फिर उसमें मूविंग ब्लेड होती थी। वही काम यहाँ पे हो रहा है। और उसमें कैसे हम फोर्स निकालते हैं, कैसे वर्क डन निकालते हैं, क्या कंडीशन पे हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी आती है, उन्हीं पे बात करेंगे। आपको प्रूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, आप सिर्फ अगर उन बातों को ध्यान रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंपल्स टरबाइन एनालिसिस। तो हमने क्या बोला था कि जो स्टीम यार बॉयलर से बनती थी उसको क्या करते थे, नोजल में डाल देते हैं। ये देखो आप, नोजल है, ये नोजल है। यहां से हमारी स्टीम क्या है, आ रही है। ये हमारी स्टीम है, यहां से हमारी स्टीम क्या है, नोजल के द्वारा इस पे ब्लेड पे डाल रहे हैं हम। और यहां पे आप एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से देखना। ये जो V1 वेलोसिटी है, एक एक चीज को मैंने लिखा भी है ताकि आप एक बार इसको देखो ना जब एग्जाम से पहले, तो सिर्फ आप क्विक रिवीजन करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आपको उतना ही ध्यान रखना है। प्रूवमेंट की जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं कराता भी हूं उनको, लेकिन इसमें यार कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको टर्म्स सारे पता होने चाहिए कि क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें ये जो वेलोसिटी है ना V1, ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी V1 है, ये मैंने लिखा भी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग द मूविंग ब्लेड। और VR1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये जो VW1 है ना, उसको क्या बताया, वेलोसिटी ऑफ व्हील एट द एंट्रेंस ऑफ मूविंग ब्लेड। इसका क्या मतलब है, इसका जो ये V1 का अगर हम कंपोनेंट करेंगे ना, V1 का अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ
V1 है VW1। आप देखो ना इसको जब आप कंपोनेंट करोगे, एक वर्टिकल होगा और एक टेंजेंशियल होगा, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा VW1 उसी को कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। एक एक टर्म को आप जाने रखो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि यार VW1 की वैल्यू बताओ। V1 की वैल्यू दे देगा और VW1 की वैल्यू पूछ लेगा और अल्फा एंगल दे देगा ये। तो आप क्या करोगे, बस इसके कंपोनेंट कर लोगे, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो VW1 दे देगा। इसीलिए मैंने इसको ये लिखा है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ V1। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अब बात करते हैं कि हमारा जो ये VW2 क्या है। वेलोसिटी आप यहां से जब ये ब्लेड से आएगा रिलेटिव वेलोसिटी से, तो ये जो वेलोसिटी डायग्राम है इसमें VW2 क्या है, इस वेलोसिटी का V2 का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। बस एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि V1 क्या है, V2 क्या है, VW1 क्या है और VW2 क्या है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इस पे प्रूवमेंट पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। इस पे क्वेश्चन पूछता है बस ये आपको दे देगा कि यार V1 की वैल्यू दे देगा और अल्फा की वैल्यू दे देगा। अल्फा मैंने ये बताया हुआ है, देखो आप क्या है इसमें, जो देखो आप ये जो मूव कर रहा है ना, ये U, ये ब्लेड वेलोसिटी है। U क्या है, ब्लेड वेलोसिटी है। और ये जो VR है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये जो अल्फा है वो नोजल एंगल है। देखो सारे के बारे में मैंने बताया है वहां पे। U क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ मूविंग ब्लेड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, πdn/60। एक एक टर्म को ध्यान रखो, बस आपको जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा उसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इसकी प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एनालिसिस में सिर्फ उतना करूंगा कि आपको टर्म जान जाओ कि यार U क्या है, ब्लेड वेलोसिटी है। VF1 क्या है, मैंने इसको बताया था, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एंट्रेंस मूविंग ब्लेड। ये क्या है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ V1 है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ V1 है। ये देखो ना आप, यहां से जब आप इसके कंपोनेंट करोगे तो एक रेडियल आएगा और एक क्या आएगा, एक्सियल आएगा। एक्सियल क्या आएगा, VW1, और जो रेडियल आएगा वो क्या आएगा, VF1। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर अल्फा दे दिया और आपसे चाहे VF1 पूछ ले चाहे VW1 पूछ ले, आप ताकि बता सको उस चीज को। कुछ नहीं करना, कंपोनेंट आप कर लो। इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया टेंजेंशियल कंपोनेंट। और जो यहां पे ये है VF1 वो रेडियल कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये VF2 भी क्या होगा, जो हमारी ये वेलोसिटी है, ये हमारा क्या, ये VF2 है, VF2। ये जो V2 है उसका कंपोनेंट है ये रेडियल। और ये VW2 जो है वो इसका V2 का क्या है, एक्सियल कंपोनेंट है। आपको सिर्फ इतनी ही चीजें ध्यान रखनी कि V1 क्या है, V2 क्या है, VW1 क्या है, U क्या है, ब्लेड वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं। समझ रहे हो आप बात को, ये सब सारे पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। बाकी आपको इसमें से प्रूवमेंट मैं नहीं कराने जा रहा। क्यों, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। सिर्फ आपको जितने पॉइंट इसमें से मैं बता रहा हूं ना, उतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आइए देखिए आप आगे क्या है। ये मैंने आपको बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम टू मूविंग ब्लेड एट एंट्रेंस है और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम मूविंग ब्लेड एट एग्जिट है। देखो ये VR1, ये आपका VR1, ये VR1 और ये आपका VR2, और ये आपका क्या है, ये V2 है और ये क्या है आपका VF2 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि VW1 किसका कंपोनेंट है, एक्सियल, V1 का कंपोनेंट है। देखो ना आप कंपोनेंट जब आप करोगे तो ये अगर हम बात करें तो ये कंपोनेंट आपका और ये कंपोनेंट यही बनाया गया है। यहाँ पे VF1 रेडियल कंपोनेंट है और VW1 क्या है, ये VWN आपका एक्सियल कंपोनेंट है। और इसमें क्वेश्चन भी क्या पूछेगा, सीधे पूछेगा कि यार नोजल एंगल या एंट्रेंस एंगल दे देगा आपको अल्फा1, V1 की वैल्यू दे देगा, या आपको फ्लो वेलोसिटी पूछ लेगा इनलेट की, या आपको क्या पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा आपसे। इसलिए बता रहा हूं कि टर्म्स तो ध्यान ही होने चाहिए। और ये आप ये देख लो कि कैसे इनलेट से एंगल आ रहा है, अल्फा1 कहां है, VR1 कहां है और VF1 कहां है। ये ध्यान होना चाहिए आपको। ये β1 है, ये गलत बना हुआ है, β1 ये है। आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए।
इसीलिए इसको मैं लिख के लाया हूं ताकि आप जब रिवीजन करो ना कभी तो आपको बस पढ़ते ही समझ में आ जाए। और इसका क्यों जरूरी है अभी दिखाता हूं, क्योंकि एसएससी जेईई में क्वेश्चन आता है, सिर्फ इन्हीं पॉइंटों पे आ जाएगा कि VW1 क्या है और कैसे निकालोगे, ये भी मैंने बता दिया। और आप ये चीज आप कहां भी और देखे हो, आप जब पेल्टन व्हील पढ़ते हो ना, पेल्टन व्हील में आप वहां भी ऐसे ही निकालते हो, वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं, वेलोसिटी वेक्टर के कुछ एडिशन फॉर्मूले रिजल्टेंट का निकाल के वो एनालिसिस करते हैं। वो करने की जरूरत नहीं, अपने को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो जानने की जरूरत है। आइए देखिए, अब यहां पे α1 मैंने बताया ही, एंगल विद टेंजेंट व्हील एट विच स्टीम विद वेलोसिटी v1 इंटर्स। ये देखो ना आप, ये यहां से इंटर कर रहा है ना, ये α1। अब ये देखो आप, β1 क्या है, इंट्रेंस एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड का है, v जो जिससे VR1 रिलेटिव वेलोसिटी इंटर कर रही। और फिर α2 क्या है, एंगल विच द डिस्चार्जिंग स्टीम मेक्स विद द टेंजेंट व्हील एट द एग्जिट ऑफ मूविंग ब्लेड। और ये बीटा एग्जिट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, कोई नई बात आपके लिए इसमें नहीं, आप इसको पहले से भी जानते हो। फ्लो वेलोसिटी, व्हील वेलोसिटी, इसको बस जानते रहिए आप। इसी से क्वेश्चन हम दिखाएंगे कि इसकी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। इसी से हम लोग जितने अभी तक के जेईएन क्वेश्चन में इसके प्रूफ से कोई लेना देना भी नहीं। आपको सिर्फ ये टर्म्स पता होने चाहिए। इस टर्म्स को आप जानते रहोगे तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे होंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे होंगे। अब आइए आगे देखते हैं। ये देखो आप, अब इस चीज को आपको बस ध्यान रखना है। फोर्स ऑन द ब्लेड एंड वर्क डन, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इंपल्स टरबाइन की, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन की बात कर रहे हैं। और उसमें फोर्स कैसे निकालते हैं, मास पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, एफटी। ये फार्मूला ध्यान है। अब ये कैसे निकालते हैं, ये देखो आप, ये है VW1 मास इंटू ये डायरेक्शन इसकी VW2 की क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन लिया गया है। ये बस इसको आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ये फोर्स आता है ना, वो ये आता है m.VW1 प्लस VW2। बस इस पे भी क्वेश्चन नहीं आया, कभी फोर्स पूछ लिया हो, नहीं आया है। लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। नहीं आया तो आ भी सकता है, एक्स्ट्रा चीजें लेके चल रहे हैं, क्या पता पूछ ले, फॉर्मूला ही पूछ ले तो आप ये बता सको। अब दूसरा, वर्क डन कैसे निकालेंगे, जब हमको फोर्स पता चल गया तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, फोर्स इनटू ब्लेड वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू यहां से रखो और ब्लेड वेलोसिटी की मैंने क्या बताया, पाई dn अपॉन 60। यहां से आप क्या निकाल लोगे, वर्क डन निकाल लोगे। यहां से आप क्या निकालोगे, वर्क डन निकाल लोगे। देख लो आप, सीधे वहीं से एनालिसिस, सीधे डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखो। डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखो कि यार फोर्स की वैल्यू जो आती है m.VW1 प्लस VW2 है। इसमें कुछ किए नहीं है, सिर्फ ये FT कैसे निकाले हैं, mv लीनियर मोमेंटम से निकाले हैं बस, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मास और ये चेंज इन वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, खत्म, यहीं से निकला है। तो ये हो गया आपका। अब वर्क डन भी हम लोगों ने क्या किया, फोर्स पता चल गया तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं यार, यहां से वर्क डन निकल आया। अब क्या है नया टर्म, ब्लेड इफिशियंसी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिफरेंट जेईएन एग्जाम में सिर्फ नाम बदल के कंफ्यूज कर देता है, ये नाम बदल के सिर्फ कंफ्यूज कर देता है। ये प्रूवमेंट इसकी होती है लेकिन करने की जरूरत नहीं है आपको। सीधे पूछता है कि डायग्राम इफिशियंसी क्या है, फॉर्मूला दे देगा आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रूवमेंट की जब जरूरत पड़ेगी तो कराएंगे, अभी तो आप फॉर्मूला याद रखो, सिर्फ इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। और एक चीज और, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, कंफ्यूजिंग कहां होता है, ये जब ब्लेड देता है ना तो लोग पहचान जाते हैं, लेकिन कभी कभी नाम इसका डायग्राम इफिशियंसी दे देता है। डायग्राम इफिशियंसी दोनों एक ही बात है, इसीलिए मैंने यहां पे लगा। और ये इंपॉर्टेंट है, लोग भूलते हैं कि यार डायग्राम इफिशियंसी क्या है, ये तो पता ही नहीं है हमको। ब्लेड इफिशियंसी बोले या डायग्राम इफिशियंसी बोले, अगर बोले सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में डायग्राम इफिशियंसी क्या है, तो वो यार ब्लेड इफिशियंसी ही है। इस चीज को आप ध्यान रखो, इस चीज को आप ध्यान रखो। और क्या होता है ब्लेड इफिशियंसी, वर्क डन बाय ब्लेड पर सेकेंड और एनर्जी इंटरिंग टू द ब्लेड पर सेकेंड। अब यहां पे जरा ध्यान से देना, आप जरा ध्यान से देखो, यहां पे
ये है। हम लोग ये क्या जानते हैं कि यार एफिशिएंसी कोई भी निकालते हैं तो क्या जानते हैं हम लोग, आउटलेट अपॉन इनलेट। तो आप एक चीज देखो, ये नोजल से आ रही है, जो हमारी स्टीम आ रही नोजल से आ रही, तो वहां पे क्या होगा, वो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। और काइनेटिक एनर्जी मतलब यहां पे क्या हो रहा होगा, हाफ mv²। यही एनर्जी तो यहां पे आ रही, और यही क्या है आपका इनलेट, यही तो इनलेट है, यही तो ब्लेड पे आ रही है। ये ब्लेड पे जो आ रही है वो क्या हो रही है, स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है वही तो आ रही है। ये तो इनलेट हो गया। आउटलेट पे आपने वर्क डन क्या निकाला है, जरा देखो जरा, आउटलेट पे आपने वर्क डन क्या निकाला है, ये वर्क डन निकाला है आप, ये वर्क डन ही तो निकाला है आपने। मैंने आपको बोला भी ये फॉर्मूला ध्यान रखो। इफिशियंसी को आप क्या जानते हो, आउटलेट अपॉन इनलेट। इनलेट में क्या है यार कि जो ब्लेड पे, मैंने स्टीम टरबाइन की क्या कंडीशन बताई थी कि स्टीम टरबाइन हमारा क्या करता है, दो फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करता है। पहला क्या है कि जो हमारा स्टीम मिल रही है बॉयलर से, उसको नोजल में डालते हैं, नोजल में उसको एक्सपेंड करते हैं। जब हाई वेलोसिटी हो जाती है तो रोटर पे लगे जो ब्लेड्स पे होते हैं उस पे गिराते हैं उसको, वहां से फिर हमको मोमेंटम और टार्क मिलता है, टॉर्क। समझ रहे हो आप बात को। तो वहां पे इनलेट क्या है, इनलेट हमारी जो नोजल से निकल रही एनर्जी है, वो मैंने आपको दिखाया भी यहां पे कि यहां से जो नोजल से, ये हमारा इनलेट है, इनलेट है। और आउटलेट वर्क डन हम लोग कहां से निकाले हैं, आउटलेट वर्क डन हमारा ये है, फोर्स इनटू ब्लेड इन वेलोसिटी इन डायरेक्शन फोर्स। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए यार, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद होना चाहिए, इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब ब्लेड एफिशिएंसी कैसे निकल जाएगा, इनलेट अपॉन आउटलेट कर लो आप। तो ये आउटलेट है आपका और ये आपकी इनलेट है। इनलेट में क्या है, एनर्जी इंटरिंग टू द ब्लेड पर सेकंड, क्या, हाफ mv²। यही बताया था मैंने, नोजल से आ रही एनर्जी, नोजल से आ रही एनर्जी, इनलेट वही तो है। अगर आपको स्टीम टरबाइन का फंक्शन पता है कि यार, हमने पहले ही क्लास में बात किया था कि स्टीम टरबाइन का काम क्या है, जो हमारा बॉयलर से स्टीम मिलती है हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, उसको क्या करते हैं, उसको सबसे पहले नोजल में डालते हैं। नोजल में क्या करते हैं, उसको हीट एनर्जी को वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो किसको डालते हैं कि शाफ्ट में रोटर लगी होती है, उसमें खूब ढेर सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, उस पर हम लोग गिराते हैं, उस पर, वहां से हमको मोमेंटम और टॉर्क मिलता है। तो वही है इनलेट। क्या हो गया, ये इनलेट हमारी ये हो गई जो नोजल द्वारा एनर्जी मिल रही है हमको। और आउटलेट का वर्क डन हम लोगों ने क्या निकाला, ये निकाला। तो ये आपका क्या हो गया, ब्लेड इफिशियंसी। डायरेक्ट याद होना चाहिए इसको, ये आप ध्यान रखो। और मैंने समझा भी दिया कैसे, आउटलेट अपॉन इनलेट। आउटलेट का वर्क डन कैसे निकाले, सबसे पहले फोर्स निकाले, फोर्स से वहां से हमने वर्क डन निकाला, और वर्क डन से यहां पे आउटलेट, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। ये आप फ्लूइड में भी करते हो, कोई नई बात नहीं है कि आप ये फॉर्मूला पहली बार देख रहे हो, ये आप फ्लूइड में भी पढ़ते हो। टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन हो गया, चाहे आपका इंपल्स टरबाइन हो गया, सब में ये आप फॉर्मूला निकालते, चेंज इन मोमेंटम से निकालते हैं। प्रूविंग में नहीं पढ़ते हैं यार, आती नहीं, किसी काम के नहीं अपनी जेई में। जो काम का है ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है यार। आपको मैंने इसीलिए टर्म भी लिखा दिया कि VW1 क्या होता है, VW2 क्या होता है, U क्या होता है। और ये भी आपको बता रहा हूं, इनलेट अपॉन आउटलेट है। इनलेट में क्या दे रहा हूं आप, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, नोजल द्वारा जो हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। और ये आपको क्या, आउटलेट मिल रहा है। ये याद होना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्लेड इफिशियंसी को ही डायग्राम इफिशियंसी भी बोलते हैं। कई बार सिर्फ ये आ जाता है डायग्राम इफिशियंसी, लोग समझ ही नहीं पाते यार कि वो ब्लेड इफिशियंसी की ही बात कर रहा है। होता है, जेई वाले छोटे छोटे चीजों पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिर्फ ये डायग्राम इफिशियंसी दे देंगे, ब्लेड के बारे में नहीं बताएंगे। तो सेम है, चाहे ब्लेड इफिशियंसी की बात करो, चाहे डायग्राम इफिशियंसी की बात करो, दोनों चीजें एक हैं। अब यहां पे आप, यहां से आप निकाल ली, ये आपके निकल गई क्या, ब्लेड इफिशियंसी। अब नोजल इफिशियंसी क्या है, नोजल इफिशियंसी में क्या है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब नोजल क्या करता है, जरा ध्यान से सुनना। अगर इनलेट, आपको पता है कि इफिशियंसी जब भी हम निकालते हैं तो आउटलेट अपॉन इनलेट होता है। अब नोजल की बात कर लो जरा, नोजल क्या काम करता है, मैंने क्या बताया था, नोजल हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन करता है। यानी इनलेट क्या है, हीट एनर्जी है, आउटलेट क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। हम एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, आउटलेट अपॉन इनलेट। और आउटलेट, अगर हम नोजल की बात कर रहे हैं, नोजल की एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, तो नोजल एफिशिएंसी में क्या इनलेट है, क्या आउटलेट है, आप खुद ही जानते हो।
कि नोजल हमारा हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। ये मैंने नोजल में भी बताया था। तो आपका आउटलेट क्या मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी। इनलेट क्या मिल रहा है? हीट एनर्जी। बस वही लगा दिया। क्या आउटलेट में मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी, और इनलेट में क्या है? हीट एनर्जी। ऐसे ध्यान रखो आप, लॉजिक है चीजों में, बेसिक। ये बेसिक है कि यार नहीं भी आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो आप लॉजिक लगा सकते हो यार, कि नोजल क्या करता था यार, हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते थे तो हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता था उसको। तो इनलेट क्या हो गया हमारा? हीट एनर्जी हो गई। आउटलेट क्या हो गया हमारा? काइनेटिक एनर्जी हो गई। वही लिखा है, और कुछ चीजें ये नहीं लिखी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोजल इफिशियंसी क्या है। एक टर्म और ध्यान रखो आप, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। इफिशियंसी डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। क्या डायरेक्ट पूछता है? या तो आपको ये दे देगा, ये लाइन, या तो आपको ये फॉर्मूला दे देगा, और इसमें भी या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा। ध्यान रखना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। प्रूवमेंट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है अपने को। आगे देखो, अब क्या बात कर रहे हैं हम? स्टेज इफिशियंसी। ये भी पूछता है तो लोग वहां कहते हैं यार ये क्या होता है, स्टेज इफिशियंसी क्या होती? अरे हमने जब सिंगल इंपल्स टरबाइन में बात ही किया था तो एक नोजल और मूविंग ब्लेड लगाते थे, वो एक सिंगल स्टेज ही तो था। तो यार स्टेज इफिशियंसी तो बनती है। हमने जब इंपल्स टरबाइन को शुरू किया था, उसका जो नाम हमने रखा था, जब उसके क्लासिफिकेशन की बात की थी तो हमने क्या बात किया था? सिंगल स्टेज, फिर मल्टी स्टेज। सिंगल स्टेज में क्या लेते थे? एक नोजल, एक मूविंग ब्लेड लेते थे। तो स्टेज इफिशियंसी भी तो आएगी, वही है स्टेज इफिशियंसी। क्या है स्टेज इफिशियंसी? वर्क डन ऑन अ ब्लेड पर केजी ऑफ स्टीम और टोटल एनर्जी सप्लाइड पर केजी ऑफ स्टीम। समझो इस बात को। और ये क्या होता है? एन स्टेज क्या हो गया? ब्लेड इफिशियंसी। अब जरा निकालो, जरा यहां से निकालो जरा आप। अगर हम एन इफिशियंसी स्टेज की निकालें और वहां पे क्या लिखा था? ब्लेड इफिशियंसी इनटू क्या? नोजल इफिशियंसी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? देखो जरा कि ब्लेड इफिशियंसी क्या होती थी यार? एम VW1 प्लस VW2 इंटू यू अपॉन क्या होता था वहां पे? हाफ एम वी स्क्वायर। नोजल इफिशियंसी क्या होती थी यार? हाफ एम वी स्क्वायर आउटलेट अपॉन क्या होता था? H1 माइनस H2। यही तो अभी पढ़ा है पीछे। अब एक चीज आप देखो, ये अगर ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? एम VW1 प्लस VW2 इंटू यू अपॉन H1 माइनस H2। ये है, ये आपका क्या है? स्टेज इफिशियंसी। ये आपका क्या है? स्टेज इफिशियंसी। यही बोल रहा है वर्क डन ऑन अ ब्लेड। आप देखो जरा, वर्क डन ऑन अ ब्लेड, यही तो निकल के आता था वर्क डन जो निकालते थे, FT इंटू यू। और FT की वैल्यू क्या आती थी? एम VW1 प्लस VW2। और क्या बोला है? और क्या बोला है यहाँ पे? टोटल एनर्जी सप्लाइड ऑफ केजी स्टीम। मतलब टोटल एनर्जी कितनी सप्लाइड आप कर रहे हो? टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई कर रहे हो आप? यहां से टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई कर रहे हो? H1 माइनस H2। ये है स्टेज इफिशियंसी। तो आपको ध्यान रखना, 3 इफिशियंसियों के बारे में मैंने बताया, वो आपको याद होनी चाहिए। 3 इफिशियंसी के बारे में आपको बताया, वो चीज याद होनी चाहिए आपको। क्या कौन कौन सी इफिशियंसी के बारे में बात की यार? सबसे पहले ब्लेड इफिशियंसी की बात की, उसी को डायग्राम इफिशियंसी भी बोलते हैं। ब्लेड इफिशियंसी इनलेट अपॉन आउटलेट, मैंने बताया था। इनलेट में क्या? काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी वहां पे ब्लेड पे, नोजल से काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी, तो इनलेट हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। आउटलेट में क्या मिल रहा था? हमने वर्क डन निकाला था क्या? VW1 प्लस VW2 इंटू यू। ये हो गया खत्म ब्लेड इफिशियंसी या डायग्राम इफिशियंसी। जब भी ब्लेड आए आप भी रिवीजन टाइम में डायग्राम बोलना, तभी आपको ध्यान रहेगा यार ब्लेड इफिशियंसी को ही डायग्राम इफिशियंसी बोलते हैं। नोजल इफिशियंसी को मैंने क्या बताया? नोजल इफिशियंसी यार हीट को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती। हीट हमारा क्या? एंथैल्पी से निकालते थे, H1 माइनस H2, और मिल क्या रही है हमको? काइनेटिक एनर्जी। तो आउटलेट क्या मिल रहा? हाफ एम वी स्क्वायर, और इनलेट क्या है? H1 माइनस H2। और अब स्टेज इफिशियंसी क्या होती? स्टेज इफिशियंसी नोजल इफिशियंसी और किसके? ब्लेड इफिशियंसी का मल्टीपल होता है, और ये आपको मैंने प्रूव भी करा दिया यहां पे। ये आपको ध्यान रखना है।
कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ यही पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखनी है चीजें। आगे अब देखो, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है सीधे। इसकी प्रूवमेंट होती है, कोई जरूरत नहीं है यार, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो मैं बताता, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में जो इफिशियंसी आती है मैक्सिमम, वो क्या आती है? कॉस स्क्वायर अल्फा। वर्क डन जो मैक्सिमम आता है वो क्या आता है? 2u स्क्वायर, और ये क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और कई एग्जामों में आया है कि सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होती है। ये सीधे आप लगाए होगे, ये बहुत बार आया, कॉमन क्वेश्चन है यार। कॉस स्क्वायर अल्फा याद होना चाहिए, एकदम याद, टिप्स पे होना चाहिए ये सब चीजें। देखो जहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा है तुरंत लगाओ, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये प्रूवमेंट करके आती है, उसकी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं। जरूरत होती तो मैं कराता, मैंने वही प्रूवमेंट कराई है जिसमें आपको जरूरत है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इसमें नहीं जरूरत है यार, सीधे आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, ब्लड इफिशियंसी कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। ये तो सिंगल स्टेज के लिए था, सिंगल स्टेज के लिए, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के लिए। अगर हम उसमें क्या कर दें, ये एन स्टेज के लिए कर दें, तो क्या हो जाएगा? एक चीज और आप याद रखो, इस जो रो ऑप्टिमम आता है ना इसमें, वो क्या होता है? वो होता है आपका ब्लड वेलोसिटी अपॉन क्या? जेट वेलोसिटी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछता है बहुत कि रो ऑप्टिमम क्या होता है? आपका ब्लड वेलोसिटी अपॉन जेट वेलोसिटी। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और ये पहले से भी आप जानते होगे, क्योंकि आप ये फ्लूइड में भी पढ़ते हो, फ्लूइड में भी आपने पढ़ा है। इसीलिए इस टॉपिक को जल्दी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपने सुनी है पहले। फिर यहां पे फिर क्या, अगर हम बात कर रहे हैं इसका एन स्टेज के लिए, तो जो ये ऑप्टिमम है ना, रो ऑप्टिमम, वो क्या है? u अपॉन v1 cos अल्फा अपॉन 2n। वर्क डन इन लास्ट स्टेज, ये सब देखो पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसा ना हो एक बार इसको देख के जाओ ना यार, देख के जाओ। ये अभी तक क्या पूछा गया? सिर्फ ब्लड इफिशियंसी की मैक्सिमम इफिशियंसी, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। ये पूछ सकते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम क्या आता है? 2u स्क्वायर। u मतलब ये u क्या है? u इक्वल टू पाई dn बाई 60 ब्लड वेलोसिटी है ये पूछा जा सकता है। और कभी कभी वैल्यू दे दिया आपको, और आपको पूछ ले कि यार लास्ट स्टेज में वर्क डन कितना बताओ, तो ये जो n है ना, वो नंबर ऑफ स्टेज है, नंबर ऑफ क्या है? स्टेजेस। तो यहां से ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। ये आपने कई बार लगाया है, आपको याद भी है। इसमें जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो उनको बार बार ये PYQ मिलता है, और यही आता भी है, यही आता है। अभी ये सब नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। जब आप पेपर से 10 दिन 15 दिन पहले आप PDF डाउनलोड कर लोगे, जाते समय एक बार देख लो यार, क्या पता इससे क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ऐसा ना लगे यार क्या नया चीज आ गया। इसलिए ये टर्म्स मैंने लिख दी सारे। ध्यान होना चाहिए आपको यार सारी चीजें। अब आप बात करते हैं हम रिएक्शन टरबाइन एनालिसिस की। सेम बात है यार, जैसे उसमें आप करते थे वैसे यहां पे भी करेंगे। रिएक्शन टरबाइन में भी जो वर्क डन निकलता था वही निकलता था, ये वर्क डन कि वही निकलता है, FT इंटू यू MU VW1 प्लस VW2। याद कर लो, अगर उसका वर्क डन पूछे और इसका वर्क डन सेम। यहां पे एक टर्म आ जाता है डिग्री ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। और सिर्फ इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको इसका फार्मूला ध्यान रखना है, और कुछ नहीं करना है। फार्मूला भी मैंने जितने तरीके से पूछा जा सकता, दोनों तरीका लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं वो सीधे देंगे, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन अ मूविंग ब्लेड, ये याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए? हीट ड्रॉप इन अ फिक्स्ड ब्लेड प्लस हीट ड्रॉप इन अ मूविंग ब्लेड, ये ध्यान होना चाहिए यार, ये डायरेक्ट। और आपको याद भी होगा, क्योंकि इसका काम फ्लूइड में भी पड़ता है, तो आप लोगों ने ध्यान से किया होगा। हम लोग उस पर फ्रांसिस टरबाइन का निकालते हैं, एक्सियल टरबाइन में भी हम लोग निकालते हैं,
तो ये सबने सुना होगा डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन अ मूविंग ब्लेड, हीट ड्रॉप इन अ फिक्स्ड ब्लेड प्लस हीट ड्रॉप इन अ मूविंग ब्लेड। इसी को हम लोगों ने किस में लिख दिया, फार्मूले के टर्म में। ये याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। यही सब क्वेश्चन आता है यार, बार बार यही क्वेश्चन आता है और कुछ भी नहीं आता है। अभी दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन, सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी नहीं आता है। जब हम ब्लेड जो मैक्सिमम इफिशियंसी निकाल रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, उसमें जो हमारा क्या आता है, ब्लेड वेलोसिटी होता है वो जेट वेलोसिटी का आधा आता है। ये यहां पे जो बात किए थे हम मैक्सिमम, यहां पे जो हम अगर वो निकाले u इक्वल टू वो v/2 आता है, तब ये कॉस स्क्वायर अल्फा आता है। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है ना कॉस स्क्वायर अल्फा, उसमें जो हमारा ये ब्लेड वेलोसिटी है वो जेट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो उसका हाफ होता है। याद रखना, याद रखना आप ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन यार डायरेक्ट पूछता है। अब ये जैसे आप ध्यान रखोगे ना, आपके क्वेश्चन डिग्री ऑफ रिएक्शन की गलती नहीं होगी। और क्या पूछा जा सकता है वो मैं बता रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं। अब आपको और क्या पूछा जा सकता है, ये देखो। अब ये पूछा भी गया है कि फॉर इंपल्स टरबाइन डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जी मूविंग ब्लेड में यार देखा था आपने, प्रेशर कांस्टेंट था, वहां मूविंग ब्लेड नहीं होता है, हीट ड्रॉप होता ही नहीं है, वहां पे कांस्टेंट था, प्रेशर एटमॉस्फेरिक था। और ये वैल्यू अगर जीरो हुई तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच मूविंग अपॉन डेल्टा एच स्टैटिक प्लस डेल्टा एच मूविंग। अगर ये वैल्यू जीरो है तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये पूछता है कि इंपल्स टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होता है, तो इंपल्स टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो। याद होना चाहिए, सीधे सीधे ध्यान होना चाहिए कि यार मूविंग ब्लेड में कोई हीट ड्रॉप होता नहीं है, तो वो सीधे एच मूविंग की वैल्यू जीरो है, सीधे आर जीरो। अब बात करते हैं प्योर रिएक्शन टरबाइन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये नाम भी याद आपको होना चाहिए। ये क्या होता है, 100% एफिशिएंसी। ये भी पूछता है 100% रिएक्शन टरबाइन किसको बोलते हैं, हीरो टरबाइन को बोलते हैं। 50% रिएक्शन टरबाइन किसको बोलते हैं, पार्सन टरबाइन को बोलते हैं। तो ये है, ये हो गया आपका क्या, फॉर प्योर रिएक्शन टरबाइन। और इसके लिए जब हम निकालते हैं क्या, डिग्री ऑफ रिएक्शन, ये भी ध्यान रखो, फिक्स ब्लेड में इसमें क्या होता है, जीरो। तो आर जब निकालोगे, डेल्टा एच मूविंग ब्लेड अपॉन डेल्टा एच फिक्स ब्लेड प्लस डेल्टा एच मूविंग ब्लेड। अब यहां पे क्या, फिक्स ब्लेड की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा आपको। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट याद रखना है कि इंपल्स टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 होता है, प्योर रिएक्शन टरबाइन हीरो टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 होता है। एक जगह रख दिया आप, सिर्फ इसीलिए मैंने सारी स्लाइड एक ही जगह पे रखा है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ, किसी भी जेईएन एग्जाम देने जाओ, आप इस पीडीएफ को देख लो एक बार, तो जो ये एनालिसिस पे क्वेश्चन आते हैं ना आपके, वो एक ही बार में हो जाएगा, एक ही बार में। या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, और क्या पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा है, बार बार पूछा है कि यार ये क्या है, ये होता है 50% रिएक्शन टरबाइन। और उसका ये बोलते हैं कि 50% रिएक्शन टरबाइन को क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे पार्सन टरबाइन बोलते हैं उसको। इसमें कंडीशन क्या होती है, जो वेलोसिटी ट्रायंगल मैंने बनाया था, जो वेलोसिटी ट्रायंगल मैंने बनाया था वहां पे, तो ये जो अल्फा 1 आता था और ये बीटा 1 आता था, और यहां पे जो बनाया था मैंने, सुनो आप बात को, अभी जो वहां पे वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया था, देखो जरा आप, वहां पे जो वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया था, अल्फा 1 और ये क्या था, बीटा 1, ये क्या था, V1, ये क्या था, VR1, और यहां से जो ब्लेड से निकलता था वो क्या था, यहां पे क्या होता था, ये VR2, और ये क्या होता था, V2, और ये क्या होता था, VF2, और ये क्या है यहां पे, VF1। तो यहां पे जो ये एंगल निकलता था, ये आपका क्या था, बीटा 2, और ये क्या था आपका, अल्फा 2। तो यहां पे जब
50% रिएक्शन टरबाइन का नाम लेगा तो जो ये अल्फा 1 है वो बीटा 2 के बराबर होगा। सिमेट्री होती है, इसमें सिमेट्री होती है। अल्फा 1 बीटा 2 के बराबर है। और आपका क्या है, ये अल्फा 1 बीटा 2 के बराबर है। और अल्फा 2 जो है, ये अल्फा 2 जो यहां पे है, अल्फा 2 वो किसके बराबर है, वो बीटा 1 के बराबर है। ये याद होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन पूछता है, दे देगा आपको पार्सन टरबाइन में, और यही दो रिलेशन दे देगा, आपको ध्यान होना पड़ेगा। और यहां पे देखो वेलोसिटी जो v2 आती है, ये जो वेलोसिटी है v2 वो vr1 के बराबर है, vr1 के। ये vr1 था और ये जो v2 है, तो v2 vr1 के बराबर होता है और जो v1 है वो vr2 के बराबर होता है। याद रखना पड़ेगा आपको। और जो इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन है ये आपका 1/2 आता है। सिमेट्री है, सिमेट्री। मूविंग ब्लेड जो है फिक्स ब्लेड के हाफ हो जाएगा, सिमेट्री। तो ऐसे आता है, समझ रहे हो आप बात को। वहां पे जो है सिमेट्री है ना, तो ये फिक्स ब्लेड आपके मूविंग ब्लेड के बराबर हो जाएगा। तो जब आप डिग्री ऑफ रिएक्शन रखोगे डेल्टा एच मूविंग ब्लेड अपॉन डेल्टा एच फिक्स ब्लेड प्लस डेल्टा एच मूविंग ब्लेड, और इसके बराबर है सिमेट्री की वजह से, तो रख दो आप डेल्टा एच मूविंग ब्लेड। यहां पे क्या हो जाएगा 2 डेल्टा एच मूविंग ब्लेड कट के क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ रिएक्शन 1/2। कुछ नहीं है, सब करने की जरूरत है, याद होनी चाहिए सीधे वैल्यू। कितनी भी प्रूवमेंट आप कर लो, अगर ये आपको ध्यान नहीं है ना तो आप कर ही नहीं पाओगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे क्या पूछता है, रो ऑप्टिमम की वैल्यू पूछता है। कॉस अल्फा 1 आता है, और जो रो ऑप्टिमम आता है वो क्या आता है आपका, वो आपका u/v1 आता है। ये वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। मैक्सिमम इफिशियंसी, ब्लेड की मैक्सिमम इफिशियंसी 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, याद होनी चाहिए सीधे। ये प्रूवमेंट कैसे आती कोई जानने की जरूरत नहीं है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्सन रिएक्शन टरबाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, फ्लूइड मशीनरी में भी पूछता है, यहां पे भी पूछता है कि कैसे ये है, कैसे ये है। ये सारे रिलेशन आपको ध्यान होने पड़ेंगे, आपको सारा ध्यान करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आप वहां पे विद इन ए सेकंड कर पाओगे। 2-3 बार आप इसको देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार बस आप देखोगे, इसको ध्यान हो जाएगा। कोई प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब हमको डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट को ध्यान रखेंगे ना यार। ये सब हम किस में करेंगे, मेंस में करेंगे यार। कि प्रूवमेंट करेंगे तब इसको दिखाएंगे कि कैसे कॉस स्क्वायर अल्फा आता है, कैसे 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आता है। ये सब मेंस में करेंगे, अभी नहीं। अभी हमको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है यार कि पार्सन रिएक्शन टरबाइन में जो हमारा ये है अल्फा 1 वो बीटा 2 के बराबर है, नोजल एंगल हमारा इसके बराबर है, और जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के, एग्जिट एब्सोल्यूट वेलोसिटी के बराबर है। ये याद करना है डायरेक्ट। आपकी जितनी बातें मैंने यहां लिखी है ना वो सीधे आपको याद करनी है। ये हम प्रूव करेंगे, मेंस के लिए प्रूव करेंगे ना एसएससी जेईई के। इसमें नहीं पूछता है, इसमें सीधे फार्मूला पूछता है। आइए क्वेश्चन करते हैं। अभी पूरी कहानी कहां यूटिलाइज होती है क्वेश्चन पे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, क्यों ये याद करने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है। देखो देखो तुरंत करेंगे क्वेश्चन यार। इतनी कहानी पढ़ने के बाद अब विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है, फॉर अ सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन हैविंग नोजल एंगल अल्फा मैक्सिमम ब्लेड इफिशिएंसी अंडर आइडियल कंडीशन। क्या बोला है ये, सबसे पहले तो रिएक्शन नहीं है, यही देखोगे आप। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन है, मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या आती है, कॉस स्क्वायर अल्फा। कितनी बार आया है ये देख लो आप, सीधे आपको याद है, विद इन ए सेकेंड आप क्वेश्चन कर लोगे। कॉस स्क्वायर अल्फा सीधे याद होना चाहिए आपको, सीधे याद होना चाहिए, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, मैंने बताया भी है। और ये कॉस स्क्वायर अल्फा कैसे आता है, जो हमारा ब्लेड वेलोसिटी है ये भी याद होना चाहिए, वो जेट वेलोसिटी के हाफ हो जाए तब आता है कॉस स्क्वायर अल्फा। याद होना चाहिए, सीधे सीधे ध्यान होना चाहिए। और देख लो 2015 जेईई में 13 और 14 और एमपी सब इंजीनियर में भी क्वेश्चन आया है। अगर फॉर्मूला आपको ध्यान है, देखोगे आप सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन तुरंत कॉस स्क्वायर अल्फा लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इन पार्सन टरबाइन
इफ अल्फा इज a nozzle angle then what is the maximum efficiency of turbine? 2014 का क्वेश्चन है ये। अब इसमें प्रूवमेंट करोगे आप, क्यों करोगे जब डायरेक्ट रिजल्ट पूछ रहा है? आपको तो याद करना पड़ेगा ना, ये सीधे याद होनी चाहिए वैल्यू कि यार हाँ 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा आता है, खत्म, क्वेश्चन खत्म। यहां पे बात करेंगे रो ऑप्टिमम की, तो वो u अपॉन क्या आता है v1, ये आता है, इस पे आता है हमको 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। मैक्सिमम एफिशिएंसी है पार्सन टरबाइन। जैसे ही पार्सन का नाम आया आप तुरंत जान लो कि जो अल्फा 1 वो बीटा 1 के बराबर है, अल्फा 2 बीटा 2 के बराबर है, और अपना VR1 V1 के बराबर है, और VR2 आपका किसके बराबर, V2 के बराबर। ये याद होना चाहिए सीधे, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए सीधे। अब ये जो मैंने देखो आपको बताया, सीधे उसी पे क्वेश्चन पूछा, ये देखो सीधे यही पूछा कि 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, अल्फा 1 बीटा 2 के बराबर, ये पूछा जा चुका है। ये भी ये रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए कि V2 VR1 के बराबर है, V1 VR2 के बराबर है, पूछा जा चुका है। अब आओ, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ एंथैल्पी ड्रॉप इन अ मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड ऑफ स्टीम टरबाइन इज 10 and 15 रिस्पेक्ट, देन डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब सीधे आप जानते हो कि डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा H मूविंग ब्लेड, डेल्टा H फिक्स ब्लेड प्लस डेल्टा H मूविंग ब्लेड। रख दो वैल्यू, अब सीधे दे रखा है। मूविंग ब्लेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड की कितनी दे रखी है 10 अपॉन कितना हो गया 10 प्लस 15। किसमें पूछा, परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 10 इंटू 25 इंटू 100 40% आ गया। ये देखो आप जेपीएससी में आए, सीधे ये वैल्यू देगा आपको, सीधे विद इन अ सेकंड क्वेश्चन होगा, विद इन अ सेकंड तुरंत करोगे आप क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते हैं, आज क्वेश्चन बस सीधे जो फॉर्मूले बताए हैं उसी पे कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। आपको डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पता है, आप तुरंत वैल्यू रख दोगे, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें जितने फॉर्मूले मैंने दिए हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, दिमाग में छप जाना चाहिए आपके कि डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है। पार्सन टरबाइन में 50% है रिएक्शन टर्बाइन, उसमें सिमेट्रिकल होता है, आपका VR1 V2 के बराबर होता है, VR2 आपका V1 के बराबर होता है, अल्फा 1 बीटा 2 के बराबर होता है। ये सब याद होना चाहिए, सीधे याद होना चाहिए आपको। अगर हम रो ऑप्टिमम की वैल्यू करते हैं, ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कॉस अल्फा के टर्म में कॉस अल्फा 1 आता है। सिंगल इंपल्स स्टेज टरबाइन में क्या आता है, कॉस अल्फा 1/2 आता है। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कॉस स्क्वायर अल्फा निकालते हैं उसमें जो ऑप्टिमम आता है वो क्या, हाफ के बराबर आता है, कॉस अल्फा/2। ये सब याद करना पड़ेगा आपको, तभी क्वेश्चन ऐसे करोगे आप। ये विद इन अ सेकंड है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने देखा यार, तो आपने याद रखा मूविंग पहले होता है और बाकी टोटल होता है, तो 10/25 इंटू 100 ये करने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये सिमेट्रिकल ब्लेडिंग इज यूज्ड इन अ टरबाइन व्हेन इट्स डिग्री ऑफ रिएक्शन। ये किसकी बात कर रहा है, ये क्या बोल दिया मैंने, बार बार इस वर्ड को यूज किया है, ये किसके लिए बोल रहा है। सीधे आप देखोगे तो ये आपको पार्सन टरबाइन, मैंने उसी लिए बताया था, पार्सन सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होता है मतलब HMB फिक्स के बराबर हो गया, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, हाफ। परसेंटेज में पूछा है कितना आ गया 50%, खत्म, क्वेश्चन खत्म। कब आया ये, जेपीएससी में। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, आपको समझना पड़ेगा सिमेट्रिकल किस में होता था। अल्फा 1 बीटा 2 के बराबर होता था, अल्फा 2 बीटा 1 के बराबर होता था, VR1 V1 के बराबर होता था। ऐसे याद रखना पड़ेगा, और जैसे ही आपको याद आए अरे ये तो पार्सन टरबाइन की बात कर रहा है यार, 50% उसको बोलते हैं, ये भी करने की जरूरत नहीं। देखो आपको नाम मैंने वही लिखाया है, ये देखो आप, ये नाम ही है, ये पार्सन टरबाइन 50% रिएक्शन टरबाइन, 50% रिएक्शन टरबाइन। अब क्वेश्चन आया, आपको तुरंत ध्यान है तो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन ही खत्म। 50%, ये करने की भी जरूरत नहीं कि यार पार्सन टरबाइन क्या होता है, 50% रिएक्शन टरबाइन होता है, बस खत्म।
ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, और वो होगा प्रैक्टिस से। मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जितने पीवाईक्यू सारे यहीं कराएंगे, इसीलिए तो पावर प्लांट लिया है। सबसे ज्यादा वेटेज फ्लूइड और पावर प्लांट का ही है। 28 क्वेश्चन से पावर प्लांट से पूछ ले रहे हैं। छोड़ के नहीं जाना है यार, सबसे मेजर सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना है। जैसे ही पावर प्लांट खत्म होगा फ्लूइड ले आएंगे, ऐसे ही पीवाईक्यू उसके भी करेंगे विद इन अ सेकेंड। सिलेक्शन लेना है इस बार एसएससी जेईई का। पता नहीं इसके बाद वैकेंसी कब आए, इस बार लेके ही निकलना है सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते, क्या पूछा है? स्टीम इज सप्लाइड एट 50 मीटर पर सेकेंड एट अ सिंगल स्टेज at angle 20 degree tangent to the turbine wheel. The component of jet velocity which contribute the turbine works. टर्बाइन वर्क में कौन सा देता है? तो यार टर्बाइन वर्क में हमने देखा था यार, फॉर्मूला क्या देखा था? टर्बाइन वर्क का तो फॉर्मूला होता था यार MVW1 प्लस VW2 इंटू यू। यानी यार इसमें VWN की बात कर रहा है, VWN की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ जेट वेलोसिटी विच कंट्रीब्यूट टू द टर्बाइन ऑफ वर्क। देखो जरा आप यहां देखो, ये क्या पूछ रहा है यहां पे? कौन सा कंपोनेंट है ये जो वर्क दे रहा है? VW1। और VW1 को मैंने क्या लिखाया है? बस सीधे अगर आपको ध्यान है ना, VW1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ वर्क एट एंट्रेंस मूविंग ब्लेड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ V1। क्या? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ V1। इसी पे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो देखो क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि स्टीम इज सप्लाइड एट V कितना है? 500 मीटर पर सेकेंड, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 डिग्री। तो ये क्या होता है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। V का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आता है? V का ये जो आपका VW आता है, VW1, वो क्या आता है? टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है कॉस अल्फा। रेडियल क्या होता है? साइन अल्फा। VF1 की वैल्यू आती थी वो, ये बताया है पहले स्लाइड में। बस V की वैल्यू रख दो आप, कितना है? 500, और कॉस 20 डिग्री। खत्म। देखो कौन सा ऑप्शन है? सी। खत्म। ये कब आया है? लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019 का। मैंने इसीलिए टर्मोलॉजी दिया है, टर्मोलॉजी में वहां लिखाया है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या देता है? VW1 देता है। और क्वेश्चन कितना प्यारा फ्रेम किया हुआ है उसने। इसने बताया नहीं कि VW1 पूछ रहे हैं, उसने क्या बोला है कि द कंपोनेंट ऑफ जेट वेलोसिटी विच कंट्रीब्यूट द टर्बाइन वर्क। अब आपने क्या देखा? टर्बाइन वर्क में क्या यूटिलाइज हो रहा है? जैसे ही आप फॉर्मूला देखे इसमें वर्क डन में, ये तो यार VWN कर रहा है कंट्रीब्यूट, यानी VWN या VW2 निकालेंगे। और जैसे VWN का नाम याद आया तो आपको समझ में आया यार ये तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी का। आपने तुरंत वहां से VW1 की वैल्यू निकाल ली। ये यहां से निकाल ली आपने। खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। इस स्पीड से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में ही नहीं आएगा अगर आपको वर्क डन का फार्मूला नहीं पता है। इसीलिए वर्क डन का फार्मूला लिखा है, और वर्क डन का फार्मूला आपको पता भी है कि यार VW1 आ रहा है। अगर आपको यह नहीं पता है कि वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी, तो आप ये लगा ही नहीं पाओगे। ये जो लगा है नहीं लगा पाओगे। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी तक तो सीधे जो आपने रटा था वो पूछा था, ये क्वेश्चन है। यहां पे देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या पूछ रहा है? इन रिएक्शन टरबाइन द हीट ड्रॉप, कब पूछा है? 2014 में। इन रिएक्शन टरबाइन द हीट ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड दे रखा है। टोटल हीट ड्रॉप कितना दे रखा है? 20। टोटल हीट ड्रॉप में क्या है? फिक्स ब्लेड भी है, मूविंग ब्लेड भी है। रिएक्शन निकाल दो। आर क्या होता है? H मूविंग ब्लेड अपॉन H फिक्स ब्लेड प्लस H मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? हीट ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड कितना दे रखा है? 8। और टोटल हीट ड्रॉप पर स्टेज कितना दे रखा है? 20। तो जब टोटल दे रखा है, ये इसको क्या लिख सकते हैं? फिक्स्ड प्लस डेल्टा H मूविंग, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। फिक्स वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। यहां से डेल्टा H मूविंग ब्लेड की नहीं निकाल लोगे आप, डेल्टा H मूविंग ब्लेड की कितनी आ जाएगी? 12।
अब यहां रख दो आप आर, ओ यहां पे रखो आप डिग्री ऑफ रिएक्शन। डेल्टा मूविंग की वैल्यू कितनी आ गई 12 फिक्स, और ये टोटल कितनी दे रखी है वैल्यू 20, और यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करो 60%, खत्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है इसमें। ये है चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी यार, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कैसे निकाल रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि यार क्या दे रखा है। फिर से कर लेते हैं एक बार, फिर ध्यान से देखो आप इसको कैसे करेंगे, फिर से देखो आप। कैसे करेंगे इसको जरा देखो, जरा क्या वैल्यू दे रखा है पहले वो लिख लो। डेल्टा एच फिक्स दे रखा है, कितना दे रखा है यार 8 किलो जूल पर केजी, और क्या दे रखा है हीट ड्रॉप पर स्टेज टोटल, टोटल है ये, तो डेल्टा एच टोटल कितना दे रखा है 20 किलो जूल पर केजी। यार एक बात बताओ हमको, डेल्टा एच टोटल होता क्या है? डेल्टा एच टोटल में यही तो आएगा, डेल्टा एच फिक्स प्लस डेल्टा एच मूविंग, यही आएगा। अब डेल्टा एच टोटल की वैल्यू कितनी है 20, रख दो। फिक्स की वैल्यू कितनी है 8, और यहां पे क्या डेल्टा एच, ये क्यों निकाल रहे हैं डेल्टा एच मूविंग, क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार 3 फॉर्मूले इस पे करा चुके क्वेश्चन, ये होता है हमारा डेल्टा एच फिक्स प्लस डेल्टा एच मूविंग, ये था। लेकिन यार हमको तो इसकी वैल्यू दी ही नहीं थी ना, हमको तो टोटल वैल्यू दी थी 20, तो यहां से हमने क्या किया डेल्टा एच मूविंग की वैल्यू निकाल लिया यार हमने 20 माइनस 8, और यहां से वैल्यू कितनी आ गई, यहां से जो वैल्यू निकाले वो 20 माइनस 8 कितना आ गया 12 आ गया। अब जैसे यहां 12 आया वैल्यू रख दो आप, R इक्वल्स टू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 12, और ये तो टोटल है ना, टोटल, टोटल की वैल्यू कितनी है 20, ये देखो आप रख दो आप 20, परसेंटेज में पूछा है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना आ गया डिग्री ऑफ रिएक्शन 60%, खत्म। ऐसे करना है क्वेश्चन। ये कब आया है 2014, आज यहां तक ही करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फिर स्टीम टरबाइन में गवर्निंग बची, उसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए गवर्निंग कराएंगे और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और करेंगे इस पे। आज चीजें जो बताई हैं मैंने, ये यहां से आपको ध्यान करनी पड़ेगी यार, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है, इस पॉइंट पे, इसीलिए इनको टर्मिनोलॉजी लिखाया है कि बस आपको ये कुछ करना नहीं है, बस एक बार आपको रिवीजन करना है। ये कॉमन इसलिए भी है, इसको प्रूवमेंट इसलिए भी नहीं कराया यार, जरूरत ही नहीं है अपने को, इसको करेंगे हम लोग मेंस में, एसएससी जेईई के मेंस में करेंगे इसकी प्रूवमेंट। वहां पे एक वो बन सकता है कि यार पूछा जा सकता है, यहां पे पूछा नहीं जाता है। यहां पे बस आपको टर्म्स पता होने चाहिए कि V1 क्या है, V2 क्या है, उसके बाद आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, एक एक चीज। इसीलिए मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसमें, जो पूछा जा सकता है वो सब बताया मैंने ब्लेड इफिशियंसी बताया है, ब्लेड इफिशियंसी को डायग्राम इफिशियंसी भी बोलते हैं, और ब्लेड में मैंने क्या बताया है, स्टीम नोजल से क्या एंट्री कर रही है, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, इनलेट काइनेटिक एनर्जी, आउटलेट में क्या दे रहे हो, वर्क डन आप दे रहे हो। क्या था वर्क डन का फॉर्मूला, mVW1 प्लस VW2 इंटू U। नोजल इफिशियंसी क्या होती है यार, नोजल इफिशियंसी आप जानते हो, हीट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में। इनलेट हमारा क्या हो गया, हीट एनर्जी, आउटलेट क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। फिर वहां से हम लोगों ने क्या निकाला, स्टेज इफिशियंसी। स्टेज इफिशियंसी को हमने क्या देखा यार, वो तो ब्लेड इफिशियंसी और नोजल इफिशियंसी का मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करने पे आता है वो, उसको प्रूव भी किया हमने कैसे निकालते हैं उसको। फिर हम लोगों ने क्या किया कि सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन की मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला याद किया, प्रूव नहीं किया, याद किया। क्या याद किया, कॉस स्क्वायर अल्फा।
कब ये आता है? जब हमारा ब्लड वेलोसिटी जेट वेलोसिटी के हाफ हो जाए। फिर हम लोग क्या बात किए उसमें? डी लेवल टरबाइन की बात किया हम लोगों ने। किसको बोलते हैं डी लेवल टरबाइन? सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने कराया है पिछली क्लास में। फिर मैंने आपसे क्या बताया यार, 100% रिएक्शन टरबाइन को, 100% रिएक्शन टरबाइन को क्या बोलते हैं? हीरो टरबाइन। ये भी नाम याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन पूछ लेगा 100% रिएक्शन टरबाइन का नाम क्या है? हीरो टरबाइन। उसका डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना आता था? 1, क्योंकि फिक्स ब्लेड में एंथैल्पी ड्रॉप 0। फिर हम लोगों ने किसकी बात की? पार्सन टरबाइन की बात की। पार्सन टरबाइन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। VR1 की वैल्यू V2 के बराबर आती है, VR2 की वैल्यू V1 के बराबर आती है, अल्फा 1 बीटा 1 के बराबर होता है, अल्फा 2 बीटा 2 के बराबर होता है। वहां से हम लोगों ने निकाला था फिर क्या? डिग्री ऑफ रिएक्शन वहां का 50%, उसका नाम ही क्या है? 50% रिएक्शन टरबाइन, और उसको बोलते हैं पार्सन टरबाइन। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। बस आज यहीं तक करते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उनको लास्ट क्लास होगी यार गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन, कि गवर्निंग कैसे करते हैं स्टीम टरबाइन की, और इसको आपको बार बार पढ़ना है आपको, और टेस्ट सीरीज तो देना ही है, क्योंकि अब एग्जाम एकदम आ गया है यार, एकदम एग्जाम आ गया है। इसका तो होने ही वाला है, टेंटेटिव डेट है 13 अगस्त। लग जाओ आप इसमें। एलाइड पार्ट किसी को नहीं पता है, आप देखोगे प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट सीरीज में एक मॉक भी दे रखा है, आप उसको भी लगा सकते हो कि एलाइड पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो यहां से कर लो। बाकी एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये झारखंड जेई, राजस्थान जेई, सब लाइन से लगे हैं। डीडीए जेई सिविल में लाइन से लगे हैं। लग जाओ यार, अब लगने की जरूरत है अपने को। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, उसमें करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। थैंक यू वेरी मच।